जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमसीक्यू के चौथे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमसीक्यू का तीसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने अल्कोहल से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को करा था जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कार्बोनिक एसिड से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। साथ ही आप सबों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं बायो को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना और वो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों इस बैच के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है फ्यूमिंग अम्ल और चौथा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर आपने पीछे के सेशन में बताया है कि एथेनोइक एसिड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि एथेनोइक अम्ल कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि एथेनोइक एसिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वो नाम एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि एथेनोइक अम्ल का यानी कि एथेनोइक एसिड का साधारण नाम या सामान्य नाम क्या होता है। साधारण नाम या सामान्य नाम क्या होता है? आप सभी कहेंगे एसिटिक एसिड होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका अणुसूत्र यानी कि इसका फार्मूला CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे दो टाइप से पूछा जा सकता है। पहला तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे CH3COOH। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एसिटिक एसिड का अणुसूत्र क्या होता है, आप फिर से कहेंगे CH3COOH। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एसिटिक एसिड है या फिर जो आपका फॉर्मिक एसिड है या फिर जो लैक्टिक एसिड है, सैट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ये सब के सब किस टाइप के एसिड है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये सब के सब कार्बोनिक एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोनिक एसिड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन सभी में क्या मौजूद रहता है? कार्बन मौजूद रहता है। और ध्यान में रखिएगा कि कार्बोनिक एसिड को ही क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ ये जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस ग्रुप का कंपाउंड है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। और ध्यान में रखिएगा कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सब के सब किस ग्रुप के कंपाउंड है? आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कंपाउंड है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि सर आपने पीछे के सेशन में अल्कोहल के बारे में बताया था और आपने बताया था कि अल्कोहल श्रेणी के जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा? तो सिंगल बॉन्ड OH लगेगा। तो आप ये बताओ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, यानी कि इसका कार्यात्मक समूह क्या होगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसका कार्यात्मक समूह क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड COOH होता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऑर्गेनिक एसिड का कार्यात्मक समूह क्या होता है, आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड COOH। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप फिर से कहेंगे सिंगल बॉन्ड COOH। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कैसे होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तब हम लोगों को क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आप कहेंगे कि सर जी ये प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? ये प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है?
तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो समान अल्कोहल की बात करते हैं या फिर सरल अल्कोहल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी एथेनॉल को हम लोग समान अल्कोहल कहते हैं। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल भी किसको बोला जाता है, एथेनॉल को ही बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। और जब इसी C2H5OH का ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, तब आपको क्या मिलता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन जरा सा ये बताओ कि हमारे एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड के विलयन को क्या बोला जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है उसको क्या बोला जाता है, तो गुरुजी उसी को सिरका बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो भोजन के संरक्षण में किया जाता है, यानी कि भोजन को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ अचार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एथेनोइक एसिड है इसी को क्या बोला जाता है, तो सफेद सिरका भी बोला जाता है। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सफेद सिरका के नाम से जाना जाता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एथेनोइक एसिड को क्या बोला जाता है, सफेद सिरका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सफेद सिरका बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो नो डाउट आप सभी समझ पा रहे होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे NaOH होता है। और ये क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जिस किसी भी कंपाउंड में OH- आयन रहता है वो क्या कहलाता है, तो गुरुजी बेस कहलाता है। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, Na+ है और OH- है, यानी कि इसमें OH- आयन है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अल्कोहल भी दिया हुआ है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि इसका अनुसूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। और अल्कोहल को ही क्या बोला जाता है, इथेनॉल बोला जाता है, या फिर इसी को प्राइमरी अल्कोहल भी बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में फ्यूमिंग अम्ल भी दिया हुआ है, तो ये फ्यूमिंग अम्ल क्या होता है, तो आइए इसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इन सारे चीज़ों को नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूमिंग अम्ल की। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूमिंग एसिड कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी इसके नाम से ही स्पष्ट है ये कोई ना कोई अम्ल होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ये जो आपका फ्यूमिंग वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, धुआं होता है। क्या होता है, धुआं होता है, यानी कि वैसा अम्ल जो धुएं के रूप में दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूमिंग अम्ल कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि 2 तरह के ऐसे अम्ल हैं जो आपको धुएं के रूप में दिखता है। आप कहेंगे कौन कौन सा है, तो पहला है आपका रेड नाइट्रिक फ्यूमिंग। पहला कौन सा है, रेड नाइट्रिक फ्यूमिंग। आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब HNO3 में यानी कि नाइट्रिक एसिड में क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, तो आपको लाल धुआं दिखाई पड़ता है और इसी को क्या बोला जाता है, रेड नाइट्रिक फ्यूमिंग बोला जाता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि रेड नाइट्रिक फ्यूमिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे HNO3 + NO2। ध्यान में रखिएगा HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। और साथ ही साथ NO2 को क्या बोला जाता है, तो गुरुजी इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण रेड नाइट्रिक फ्यूमिंग कहलाता है। आप कहेंगे HNO3 और NO2 का मिश्रण क्या कहलाता है, रेड नाइट्रिक फ्यूमिंग कहलाता है। आप कहेंगे सर दूसरा फ्यूमिंग एसिड कौन होता है, तो ध्यान में रखिएगा आपका दूसरा होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा कौन सा होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें भी क्या होता है सर, धुआं जैसा निकलता है। आप कहेंगे कब, तो ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलाते हैं, जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला देते हैं तब आपको धुआं जैसा दिखाई पड़ता है और उसको क्या बोला जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि H2SO4 आपका क्या कहलाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा। और ये SO3 क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड कहलाएगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दो यौगिकों को मिलाया जाता है। आप क्या कहेंगे कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिलाया जाता है। साथ ही आपके एग्जाम में यहां से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का व्यापारिक नाम क्या होता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का व्यापारिक नाम यानी कि कॉमर्शियल नेम क्या होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ओलियम होता है। क्या होता है, ओलियम होता है। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है इथेनॉल और चौथा ऑप्शन है मीथेन। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस यौगिक का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि जो उबलने का तापमान है वो सर्वाधिक है, ज्यादा है। आप सभी कहेंगे कि सर आप इस चारों यौगिक का बॉइलिंग पॉइंट बता दो, हम लोग उसमें से छांट लेंगे कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। ध्यान में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो गुरुजी इसी को हम लोग हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, तो गुरुजी बीपी कहा जाता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि क्वथनांक होता क्या है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है वो तापमान क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक कहलाता है। आपका पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एसिटिक एसिड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी कितना होता है। आप सभी ध्यान में रखना कि 118.1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 118.1 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। साथ ही आपका दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। क्या होता है, CHCl3 होता है। और इसका जनरली यूज कहाँ पे किया जाता है, तो गुरुजी एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। यानी कि जब डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करता है तो मरीज को बेहोश करने के लिए इस क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। और आप सभी ध्यान में रखना कि क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो गुरुजी इसका बॉइलिंग पॉइंट 61.2 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 61.2 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे अगले ऑप्शन में इथेनॉल दिया हुआ है। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि इथेनॉल को ही क्या बोला जाता है, अल्कोहल बोला जाता है। और जब भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इथेनॉल का जो बीपी होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मीथेन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप सभी याद रखना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट -161.1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -161.1 डिग्री सेल्सियस। या यही चीज आपको कहीं कहीं पे -161.5 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ मिलता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस पॉइंट का जो इधर वाला नंबर है वो सही होना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इस चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ाया जाए तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा है, यानी कि सर्वाधिक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है सिट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही बच्चा वाला सवाल है, लेकिन आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, इसका रिवीजन करना भी जरूरी था। मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे आपका दही हो या फिर खट्टा दूध हो, दही हो या खट्टा दूध हो, इन दोनों में कौन सा एसिड पाया जाएगा। आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, यानी कि लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दही और खट्टा दूध के अलावे लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, तो आप सभी कहेंगे कि हमारे मांसपेशी में बनता है।
कहाँ पे बनता है? मांसपेशी में बनता है। आप कहेंगे सर ये कब बनता है? तो मेरे मित्र, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो या एक्सरसाइज करने के दौरान या फिर रनिंग करने के दौरान आपके मसल्स के सेल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जब हमारे मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तब हमारे मसल्स में क्या हो जाता है? तो अवायवीय श्वसन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवायवीय श्वसन हो जाता है। और इस अवायवीय श्वसन के दौरान हमारे मांसपेशी में क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से हमको क्या होता है? तो मसल्स में क्रैम्प होना शुरू हो जाता है, यानी कि दर्द उठना शुरू हो जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लैक्टिक एसिड जो है आपका वो दही और खट्टा दूध के अलावे कहाँ पे पाया जाता है? आपके मांसपेशी में पाया जाता है। कब पाया जाता है? तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या रनिंग करते हो, इस दौरान क्या होता है? तो आपके मांसपेशी में अवायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप ही क्या बन जाता है? तो गुरुजी लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो हमारे मांसपेशी में दर्द का क्या बन जाता है? एक कारण बन जाता है। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया। हमारा अगला ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। तो ये बताओ कि सिट्रिक अम्ल कहाँ पे पाया जाएगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सिट्रिक एसिड की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिट्रिक लिखा हुआ है। और ये कहाँ से आया है? तो गुरुजी ये साइट्रस से आया है। कहाँ से आया है? साइट्रस से, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा। तो जितने भी आपका खट्टा फल होता है उन सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जितने भी आपके पास खट्टा फल है, खट्टा फ्रूट है, उन सभी में कौन सा एसिड पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा सिट्रिक एसिड आपका किस में पाया जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी नींबू में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? नींबू में पाया जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में टार्टरिक अम्ल भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका टार्टरिक एसिड है, यानी कि जिसको आप टार्टरिक अम्ल कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो गुरुजी ये इमली में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में एसिटिक अम्ल भी है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड के घोल को, यानी कि 5 से 8% एसिटिक एसिड के विलयन को क्या बोला जाता है? सिरका बोला जाता है। और सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो कहाँ पाया जाता है? तो गुरुजी सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? आप कहेंगे कि पहले सर ये बताओ कि जैविक अम्ल हम लोग किसको बोलते हैं? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जैविक अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उन सभी को हम लोग कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में क्या पाया जाता है? तो सर कार्बन पाया जाता है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि जैविक अम्ल का डेफिनेशन क्या होगा? तो बड़ा ही सरल रूप में कह सकते हैं कि वैसा एसिड, वैसा अम्ल जो जीवों में पाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? जैविक अम्ल बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये बता रहे हो कि वैसा अम्ल जो जीवों में पाया जाता है उसको हम लोग जैविक अम्ल कहते हैं, तो हमारे पास तो जीव के रूप में प्लांट भी हैं और एनिमल भी हैं। आप क्या कहेंगे कि हमारे पास तो जीव के रूप में प्लांट भी हैं और क्या है? एनिमल भी हैं। तो मेरे मित्र बड़े ही सरल रूप में आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी वैसा अम्ल जो प्लांट और एनिमल के थ्रू प्राप्त किया जाता है, वैसा एसिड जो प्लांट और एनिमल के थ्रू प्राप्त किया जाता है, उस एसिड को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है, या शुद्ध हिंदी में जैविक अम्ल बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जितने भी साइट्रिक एसिड हैं या फिर मैलिक एसिड हैं, टैनिक एसिड हैं, या फिर जो आपका लैक्टिक एसिड है, या फिर जो आपका फॉर्मिक एसिड है, ये सब के सब आपको कहाँ से मिलते हैं? आप कहते हैं गुरुजी या तो प्लांट से मिलता है या फिर हमको एनिमल से मिलता है। दैट्स व्हाई दे ऑल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। और इसीलिए सभी के सभी क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? आप कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन कार्बोनिक अम्ल है। तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा फॉर्मिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टैनिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो हमसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चारों में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? तो कार्बनिक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं?
तो गुरुजी जैविक अम्ल कहते हैं, लेकिन कार्बनिक एसिड जैविक अम्ल का उदाहरण तो नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। आपका दूसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर जो नाइट्रिक एसिड है, ये सब के सब लैब में तैयार किए जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल है वो भी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, लैब में तैयार करते हैं, ये हम लोगों को जीवों से प्राप्त नहीं होता है। आप कहेंगे सर तीसरा ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल है, तो ध्यान में रखिएगा कि HNO3 इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और इसको भी हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, तो गुरुजी लैब से प्राप्त करते हैं। यानी कि आपका ये क्या है, संश्लेषित अम्ल है, इसे भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारा चौथा ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ऑक्जेलिक एसिड है, जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, ये कहाँ मिलता है प्राकृतिक रूप से, तो गुरुजी ये टमाटर में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, टमाटर में मिलता है। साथ ही कहाँ पे मिलता है, तो गुरुजी पालक में मिलता है। और फिर कहाँ पे मिलता है, तो गुरुजी सारेल के वृक्ष से मिलता है। कहाँ पे मिलता है, सारेल के वृक्ष से मिलता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि जब आपने ये बताया कि जैविक अम्ल प्लांट और एनिमल से प्राप्त होगा, तो हमारे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्जेलिक अम्ल ही ऐसा है जो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो गुरुजी प्लांट से प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन दिया हुआ है मेथनोइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप कहेंगे कि सर हम सबों ने बचपन से याद करा है कि चींटी के डंक में कौन सा चींटी, तो आप सभी याद रखना कि लाल चींटी। लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। और ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि सर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कहीं पे भी फॉर्मिक अम्ल का चर्चा नहीं है, लेकिन मिथेनोइक अम्ल लिखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो मिथेनोइक अम्ल होता है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है, तो हमको तो ये मालूम है कि ये कहाँ पाया जाता है। साथ ही ऑक्जेलिक अम्ल दिया हुआ है और साइट्रिक अम्ल दिया हुआ है, हमको ये तीनों के बारे में मालूम है कि ये कहाँ पाया जाता है। लेकिन ये बताओ कि क्या इसका भी दूसरा नाम होता है? बिल्कुल सर। और ध्यान में रखिएगा कि लैक्टिक एसिड को हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और आप सभी की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि लैक्टिक अम्ल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्जेलिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑक्जेलिक एसिड को इथेन डायोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इथेन डायोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। और आपका तीसरा है साइट्रिक एसिड, तो आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि साइट्रिक एसिड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि साइट्रिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है, आप सभी कहेंगे कि साइट्रिक एसिड को बीटा हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि शीतल पेय में शामिल है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है टार्टेरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, चौथा ऑप्शन है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि शीतल पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि शीतल पेय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी शीतल पेय को हम लोग इंग्लिश में कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स में आपके इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एसिड पाया जाता है। आप सभी कहेंगे कि सर हम लोगों ने कई बार रटा है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है।
तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सामान्यतः आपके ऑप्शन में कार्बोनिक एसिड दिया हुआ रहता है और ये चीज़ आप सभी कई दिनों से याद कर रहे होंगे। लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए या सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक के निर्माण में मेनली रूप से 3 एसिड का यूज किया जाता है। कितने एसिड का यूज किया जाता है? 3 एसिड का यूज किया जाता है। और वो आपका कौन कौन होता है? तो पहला होता है आपका सैट्रिक एसिड, पहला होता है सैट्रिक एसिड, फिर दूसरा होता है आपका कार्बोनिक एसिड और तीसरा होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा कौन सा होता है? फॉस्फोरिक एसिड। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में सामान्यतः 3 प्रकार के एसिड का यूज किया जाता है और वो तीनों ही प्रकार के एसिड कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सैट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आप सभी जो कोक पीते हैं या फिर जो कोको कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं या थम्स अप पीते हैं, उसमें आपका कौन सा एसिड रहता है? तो आप सभी ध्यान में रखना, ये जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है जिसका फॉर्मूला H3PO4 होता है, ये सामान्यतः आपको किस में मिलता है? तो जो कोका कोला होता है या फिर जो पेप्सी होता है या फिर जो थम्स अप होता है, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है? आप कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। और सामान्यतः अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे पूछा गया है कि शीतल पेय में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप कहेंगे कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। बाकी आप इसका भी ख्याल रखेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में टार्टरिक एसिड दिया हुआ है, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि टार्टरिक एसिड कहाँ पे मिलेगा? इमली में मिलेगा। आप कहेंगे सर सैट्रिक एसिड दिया हुआ है, नींबू में मिलेगा। और अगला है आपका ऑक्जेलिक एसिड। आप कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है टमाटर, सारेल का वृक्ष और पालक, इन सभी में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? ऑप्शन दिया हुआ है वॉशिंग सोडा, दूसरा ऑप्शन है सिरका, तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, चौथा ऑप्शन है बेकिंग पाउडर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में से एक का घटक, एक का कंपोनेंट टार्टरिक एसिड है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इस चारों ऑप्शन का फॉर्मूला हमको मालूम पड़ जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि टार्टरिक एसिड इसमें से किसका एक घटक होगा? आप सभी कहेंगे कि सर हम सबों को मालूम है कि हमारा जो पहला ऑप्शन वॉशिंग सोडा दिया हुआ है, हमारा जो पहला ऑप्शन वॉशिंग सोडा दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। यहाँ पे आपका कहीं भी टार्टरिक एसिड नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। आपका दूसरा ऑप्शन है सिरका। आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि सिरका किसको बोलते हैं? तो 5 से 8% एसिटिक एसिड का जो घोल होता है, 5 से 8% एसिटिक एसिड का जो घोल होता है, उसी को क्या बोला जाता है? सिरका बोला जाता है। तो गुरुजी यहाँ भी टार्टरिक एसिड नहीं है। आपका तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे बेकिंग सोडा की बात करी जाएगी, तब आप क्या कहेंगे कि बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। इसी को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। साथ ही आपका अगला ऑप्शन है बेकिंग पाउडर। क्या है? बेकिंग पाउडर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो क्या करते हैं? तो बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो बेकिंग पाउडर होगा वो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल दोनों का क्या होगा? मिश्रण होगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही क्या है? अलग अलग चीज़ है। जब भी हमसे बेकिंग सोडा की बात करी जाएगी हम क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। और जब हमसे बेकिंग पाउडर के बारे में बात किया जाएगा तो हम कहेंगे कि गुरुजी बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का क्या होता है? मिश्रण होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है, तो हम सभी देख पा रहे हैं कि बेकिंग पाउडर का एक घटक, एक कंपोनेंट क्या है? टार्टरिक एसिड भी है। तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है साबुन, दूसरा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, चौथा ऑप्शन है धुलाई का सोडा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम या पोटेशियम लवण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम या पोटेशियम लवण होता है उसी को साबुन बोला जाता है, यानी कि सोप बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये सोप कैसे बनता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सोप का निर्माण जो है वो उच्च बसीय अम्ल से होता है, यानी कि हायर फैटी एसिड से होता है। आप कहेंगे कैसे होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब उच्च बसीय अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जब आपका उच्च बसीय अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये क्या बना लेता है? तो गुरुजी ये साबुन बना लेता है। और साथ में क्या बनाता है? तो ग्लिसरॉल बना लेता है। क्या बना लेता है? ग्लिसरॉल। ये आपका वही ग्लिसरॉल है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H8O3 होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो हमसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम या पोटेशियम लवण होता है उसे क्या कहा जाता है। आप ये बता रहे हो कि उच्च बसीय अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब ये साबुन या ग्लिसरॉल बना लेता है। तो यहाँ पे तो बात मैच नहीं हो रहा है भाई। मेरे ध्यान में रखना कि ये जो आपका उच्च बसीय अम्ल है, ये जो आपका उच्च बसीय अम्ल है, इसी को क्या बोला जाता है? तो गुरुजी इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई भी अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। तो जब आपका उच्च बसीय अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो, तब आपको क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे गुरुजी सोडियम या पोटेशियम का लवण मिलेगा। और वही सोडियम या पोटेशियम का लवण क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे साबुन कहलाएगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका उच्च बसीय अम्ल होता है, हायर फैटी एसिड होता है, इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आप कहेंगे कितना ज़्यादा होती है? तो ध्यान में रखेंगे कि जो आपका उच्च बसीय अम्ल होता है इसमें कार्बन की संख्या 12 से लेकर के 20 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है सर? 12 से लेकर के 20 तक हो सकती है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि साबुन के निर्माण में जितने भी कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो एक लंबा चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? एक लंबा चेन बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन आपका 12 है तो 12 कार्बन क्या होगा? सर चेन में ही जुटेगा। कार्बन अगर आपका 20 है तो 20 कार्बन क्या होगा? तो सर चेन में ही जुटेगा। आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ब्लीचिंग पाउडर भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखना कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में बेकिंग सोडा दिया हुआ है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा बोला जाता है। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आपका अगला ऑप्शन है धुलाई का सोडा। आप सभी कहेंगे सर इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा सा सवाल। और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन दिया हुआ है जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है खनिज अम्ल यह खतरनाक होता है। और चौथा ऑप्शन है तनु अम्ल, इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण होता है। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जैविक अम्ल जो होता है वो या तो हमको प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा, जबकि हमारे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है, जो कि क्या है? गलत है। आपका दूसरा ऑप्शन है प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल ही सही है सर। जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो वो क्या होता है? तो सर ज़्यादा मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है
है वो पानी में घुलने के साथ ही पूर्ण रूप से H+ आयन में विभाजित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हम लोग H+ आयन का सांद्रता क्या देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं। आप कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन भी सही है। आपका तीसरा ऑप्शन है खनिज अम्ल खतरनाक होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी खनिज अम्ल हम लोग नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं और ये सभी एसिड क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन भी सही है। आपका चौथा ऑप्शन है कि तनु अम्ल, इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण होता है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जो तनु अम्ल होता है उसमें अम्ल की मात्रा कम होती है जबकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब अम्ल की मात्रा कम होगी तो जाहिर सी बात है H+ आयन भी कम होगा और अगर H+ आयन कम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि अम्ल का सांद्रण कम होगा, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन भी क्या है सर, सही है। गलत कौन है, तो सर पहला ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस अम्ल का वृद्धि होने के चलते मांसपेशी में ऐंठन आ जाना शुरू हो जाता है, यानी कि दर्द होना शुरू हो जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर आपने इसी सेशन में बताया है कि जब हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तब उसमें क्या होता है, दर्द या ऐंठन होना शुरू हो जाता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एसिटिक दिया हुआ है, नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे। कहाँ पे मिलेगा, आप कहेंगे सर विनेगर यानी कि सिरका में मिलेगा। अगला ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है जिसको हम लोग मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। आपका अगला ऑप्शन है मैलिक एसिड। तो ध्यान में रखना चाहिए कि मैलिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, तो मैलिक एसिड जो है ये आपको सेब में मिलेगा और साथ ही साथ कहाँ पे मिलेगा, तो पका हुआ केला में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, पका हुआ केला में मिलेगा। तो आप ये दोनों चीज़ ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है नींबू, ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है इमली, टार्टरिक अम्ल और तीसरा ऑप्शन है चींटियों का डंक, फॉर्मिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है नींबू और किससे रिलेट किया गया है, ऑक्जेलिक अम्ल से, जबकि हम सबों को मालूम है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि साइट्रस एसिड पाया जाता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है सर, गलत मिलान है। जबकि आपका दूसरा ऑप्शन है इमली। आप कहेंगे सर इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन है चींटियों का डंक और फॉर्मिक अम्ल दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है खट्टा दूध और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल। आप कहेंगे सर ये भी सही है। तो आप बताइए गलत कौन है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितने भी आपके पास कार्बोनिक एसिड हैं, जितने भी आपके पास कार्बोनिक एसिड हैं, सब के सब क्या होते हैं, तो गुरुजी वीक एसिड होते हैं, यानी कि दुर्बल अम्ल होते हैं। और सबसे खास बात ध्यान में रखेंगे कि जितने भी कार्बोनिक एसिड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा दुर्बल आपका कौन सा होता है, तो गुरुजी बेंजोइक एसिड होता है, यानी कि बेंजोइक अम्ल होता है। कौन होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। और इसका पीएच लेवल कितना होता है, तो गुरुजी इसका पीएच वैल्यू 4.0 होता है, या 4.0 से भी ज़्यादा होता है, 4.2 के आसपास होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल डैश है, आप सभी कहेंगे बेंजोइक अम्ल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन दिया हुआ है केला, अंगूर, नींबू, आम। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि सर आपने अभी जस्ट बताया है कि जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उन सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं लेमन में पाया जाता है, यानी कि नींबू में पाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है, आप सभी क्या कहेंगे, नींबू में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन केला दिया हुआ है तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि पका हुआ केला में गुरुजी कौन सा अम्ल होगा, पका हुआ केला में कौन सा अम्ल होगा, आप कहेंगे कि मैलिक एसिड होगा, यानी कि मैलिक अम्ल होगा। और यही मैलिक अम्ल और कहाँ मिलता है तो गुरुजी सेब में मिलता है। साथ ही आपका अगला ऑप्शन है अंगूर। आप सभी ध्यान में रखना कि अंगूर और इमली दोनों में क्या मिलता है तो गुरुजी टर्टरिक अम्ल मिलता है, यानी कि टर्टरिक एसिड मिलता है। आपका अगला ऑप्शन है आम। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आम भी खट्टा होता है, तो जब ये खट्टा होगा तो इसमें साइट्रिक एसिड मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन दिया हुआ है अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है टार्टरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोलिक एसिड, चौथा ऑप्शन है स्यूसेनिक एसिड। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है कि अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और उसका मुख्य कार्बनिक अम्ल क्या होगा, टार्टरिक अम्ल ही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में अमीनो एसिड भी दिया हुआ है, तो चला ध्यान में रखना कि अमीनो एसिड कहाँ पे मिलता है तो सर प्रोटीन में मिलता है। आप कहिएगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में ग्लाइकोलिक एसिड भी दिया हुआ है, ग्लाइकोलिक अम्ल भी दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये अम्ल कहाँ मिलेगा, गन्ना में मिलेगा, यानी कि शुगर केन में मिलता है। साथ ही आपका अगला ऑप्शन है स्यूसेनिक एसिड। तो ध्यान में रखिएगा कि स्यूसेनिक अम्ल आपका कहाँ पाया जाता है तो गुरुजी ताज़ा मांस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ताज़ा मांस में, या फिर ब्रोकली जो सब्जी होता है उसमें पाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन दिया हुआ है सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर। मैंने आपको इतना कंसेप्ट बता दिया है कि मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन का जवाब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। नीचे कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।